अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 2 की इस दूसरी वीडियो में मैं असद ख़ान आज आपको पढ़ाऊँगा या आपको बताऊँगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। गॉसेस लॉ को हम देखेंगे, गॉसियन सरफेस को देखेंगे और एक आसान सा मेथड हम देखेंगे जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चार्ज बॉडी की वजह से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से पहले तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकालने के लिए एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम हर पॉइंट पे जो है वो एक वेक्टर एसोसिएट कर दें जो हर पॉइंट पे उस फील्ड की इंटेंसिटी या उसकी वैल्यू को डिटरमिन कर रहा हो। ठीक है, लेकिन ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है जिसमें हम वेक्टर फील्ड डिफ़ाइन करें हर पॉइंट के लिए। तो इसमें फैराडे ने एक अनोखा तरीका इसमें यूज़ किया था। उसने इमेजिनरी कंटिन्यूस लाइंस जो है वो विजुलाइज की थी जो कि लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, तो उसको जो है वो लाइंस ऑफ फोर्स, इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स जो कि कंटिन्यूस नेचर की थी उसकी मदद से विजुलाइज करने का उसने एक नया अनोखा तरीका निकाला। इस तरीके में जो अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पॉइंट टू पॉइंट उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स, जो इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो बेसिकली कर्व्ड नेचर की होती हैं, वो कर्व्ड होती हैं। और इसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो अगर हम उसको बाय डेफिनेशन देखें तो वो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है कि जो अगर हम उस पे उसमें जो उस पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें किसी पॉइंट पे, तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही होगी उस पॉइंट पे। तो ये जो है वो हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो है वो अ, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये जो लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि किसी भी फील्ड में एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि किसी भी फील्ड के लिए किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस जो है वो नहीं हो सकती लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए। ठीक है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी ना किसी रीजन जो यानी कि किसी ऐसा पॉइंट जो कि स्पेस या किसी रीजन में मौजूद है, ना वहाँ से वो ओरिजिनेट होंगी और ना ही उस पॉइंट पे वो टर्मिनेट होंगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और हमेशा टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, कोई हम तो उसकी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज अगर है तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है या ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये इमर्ज हो रही होंगी, ओरिजिनेट हो रही होंगी उस पॉजिटिव चार्ज से। और अगर उसके इर्द गिर्द जो है वो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसमें हम इस ऐसे केसेस में हम ये अज्यूम करते हैं कि भले इन्फिनिटी पे ही, लेकिन हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही सही, लेकिन अब वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा है जहाँ पे इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस जाके टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक है, तो कभी भी वो इस किसी ऐसे पॉइंट में टर्मिनेट नहीं होंगी जो कि स्पेस या रीजन में मौजूद हो, वो हमेशा एक नेगेटिव चार्ज पे ही टर्मिनेट होंगी। अगर नेगेटिव चार्ज करीब नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है जहाँ पे उसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो जाके टर्मिनेट हो रही हैं। उसके बाद आगे जो है वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो है वो विजुअलाइजेशन इन्होंने शेयर की हुई है डिफरेंट चार्जेस की कन्फिग्रेशंस के लिए। इसमें हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या उसकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो इन्होंने विजुअलाइज कराई हुई हैं। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड इमर्ज होती हैं, तो ये जो है वो आउटवर्ड इमर्ज हो रही हैं रेडियली इन ऑल डायरेक्शंस। और नेगेटिव चार्ज पे हमने ये जो पॉइंट बी में जो है वो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर रहे हैं अराउंड अ नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो है वो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो हमेशा टर्मिनेट होती हैं आके एक नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, तो ये जो है वो रेडियली इनवर्ड होंगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज।
अच्छा, अब हम जब दो लाइक चार्जेस की बात करेंगे, दो लाइक चार्जेस यानी कि जिनकी पोलैरिटी सेम हो, और यहाँ पे जो ये जो चार्जेस हैं वो बेसिकली इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज भी रखते हैं। तो दो पॉजिटिव चार्जेस की इन्होंने जो है वो कन्फिग्रेशन बताई हुई है, जो कि सेपरेटेड हैं बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड ही मूव करती है। अब जहाँ पे वो रीजन हमारे पास आ रहा होगा जहाँ पे दोनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होगी, या उसमें इंटरसेक्शन हो रहा होगा, तो उस पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे भी देखें तो उनकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो बेंड हो रही हैं। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जब बेंड होंगी तो यहाँ पे एक जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट होगी। और इसमें जो ये जो मिडवे का पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो होगी, जो कि इन्होंने पॉइंट पी से बताया हुआ है। तो पॉइंट पी पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा क्योंकि दोनों बराबर चार्जेस हैं और सेम पोलैरिटी के हैं, तो रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो बैलेंस आउट होके नेट फोर्स जो है वो इस पॉइंट पे जो बीच में इनके इन दोनों के मिडवे में जो पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है। ठीक है, पार्ट डी में फिर इन्होंने जो है वो एक मतलब दो अनलाइक पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो है वो लाइंस ऑफ फोर्सेस का फ्लो दिखाया हुआ है। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें से लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इमर्ज होके टर्मिनेट हो रही हैं नेगेटिव चार्ज पे। और अब इसमें क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बिल्कुल कंटिन्यूस हैं, वो बेंड नहीं हो रही, बल्कि उल्टा वो जो है वो एक पॉइंट से निकल के यानी कि सोर्स से निकल के सिंक में जा रही हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो इसमें बीच में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी, बल्कि वो उसकी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्मूथली फ्लो कर रही हैं, वो कहीं बेंड नहीं हो रही। ठीक है, पार्ट ई में जो है वो इन्होंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स जो कि अपोजिटली चार्ज्ड हैं। नीचे वाली प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्लो करेंगी, और इसमें जो है वो बीच में जो है वो ये जो प्लेट्स के जो बीच वाला हिस्सा है जहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो पैरेलल और यूनिफॉर्म है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगी। साइडों पे अगर हम देखें तो क्योंकि अब थोड़ा सा कर्व हो रही हैं तो वहाँ पे जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगी। लेकिन जो इन प्लेट्स के जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे मैं एक सेकेंड इसमें अगर मैं दिखा सकूँ तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, उसके बाद पार्ट एफ में जो है वो उन्होंने लाइंस ऑफ फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है, जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक जो है वो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, अपोजिटली चार्ज प्लेट, उसके और एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी वो इन्होंने दिखाया हुआ है। तो पॉइंट जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्ज होके इस प्लेट पे जो है वो आके ख़त्म होंगी, और ये काफ़ी सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी जो इस पे आके टर्मिनेट हो रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो है वो टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया, हमने उसको समझ लिया कि वो होती क्या है। ठीक है, वो सारी ये कंटिन्यूस होती हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और पैरेलल होती हैं हमेशा, और मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल खैर ज़रूरी नहीं है। और ठीक है, उनकी हमने डिफरेंट कन्फिग्रेशंस के लिए उन लाइंस की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी विजुअलाइज़ कर ली। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली किसी भी सरफेस एरिया में से कितनी टोटल जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो उसमें से पास हो रही हैं, वो उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, किसी भी सरफेस एरिया में से जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के नॉर्मल रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी ऐसा सरफेस एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के नॉर्मल रखा हुआ है, उसमें से टोटल जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसमें से क्रॉस हो रही होंगी, पास हो रही होंगी, वो उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, जब मैं उन टोटल नंबर ऑफ लाइंस को जब मैं डिवाइड कर दूंगा उस सरफेस एरिया के पास जो है वो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस जो उस एरिया के एक यूनिट सेक्शन को जो है वो उसमें से पास हो रही हैं, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी।
और यही चीज़ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है। अब इसका ये बेसिकली ये ज़रूरी था क्योंकि अगर हम विजुअलाइजेशन वाले उसमें देखें तो अगर हम मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखें तो वो अगर हम ड्रॉ करने जाएं तो वो इतनी ज़्यादा लाइंस होती हैं क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड लाइंस हो जाएंगी कि वो तकरीबन एक सॉलिड एरिया बन जाएगा, तो वो उससे फिर वो कन्फ्यूजन होगी उसमें उसकी जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है या फ्लक्स डेंसिटी, उसको समझने में मुश्किल होगी। तो हमें जो है वो उन लाइंस को कुछ इस तरह से लिमिट करना था कि हम उनको समझ सकें एक क्वांटिटेटिव मैनर में। तो उसके लिए हमारे पास जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टर्म है। और इसमें फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो जाती हैं जो भी किसी सरफेस एरिया में से लाइंस और टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पास हो रही हैं, ऐसा एरिया जो कि नॉर्मल है उन लाइंस ऑफ फोर्सेस के, तो वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और जब मैं इसको पर यूनिट एरिया पे निकालूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, या जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। वेक्टर एरिया में क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है उसके नॉर्मल उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है। वेक्टर एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें जो सरफेस एरिया है वो उसका जो सरफेस है उसका जो एरिया है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस एरिया के नॉर्मल होती है। तो ठीक है। तो ई डॉट डेल्टा ए ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का। तो जब एरिया जो है वो टोटली परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के, तो वहाँ पे हमारे पास फिर मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा होगा। ठीक है। अब फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और ठीक है। अब इसमें अगर हम कंडीशंस देख लें तो जब थीटा जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा, अगर वो एक्यूट एंगल होगा 90 डिग्री से कम होगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, अगर 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है। और अगर जो है वो थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होगा। और फ्लक्स जो है वो उस वक्त मैक्सिमम होगा जब थीटा ज़ीरो होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल होगी। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो उस एरिया पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही होंगी, नॉर्मली क्रॉस कर रही होंगी। तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो मैक्सिमम आएगा। आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है। अब इसमें जो है वो हम जो है वो बेसिकली फ्लक्स के लिए एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो उसकी वैल्यू उसके मतलब उसका फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। और उसमें अब वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो रेडियली निकल रही होंगी, जैसा कि अभी हमने ऊपर कन्फिग्रेशंस में देखा था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगी। तो हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। उसमें से हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो रेडियली आउटवर्ड निकल रही होंगी। अब उसमें से वो कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा है उसको निकालने के लिए हम एज्यूम करते हैं उसके बाहर एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल यानी कि इस सर्किल का जो सेंटर है वो कोइंसाइड करता है उस पॉइंट चार्ज के सेंटर के साथ। तो एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस या जो स्फीयर है, ठीक है, वो हम एज्यूम कर रहे हैं। और वो स्फीयर इस तरह से है कि उसने जब इस पॉइंट चार्ज को इस तरह से कवर किया हुआ है कि दोनों का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट चार्ज में से जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही होंगी वो सारी की सारी इस इमेजिनरी स्फीयर में से पास हो रही होंगी। और क्योंकि ये एक स्फीयर है और पॉइंट चार्ज भी जो है वो हमारे पास एक मतलब पॉइंट सोर्स है, यानी कि उसमें से भी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो तमाम डायरेक्शंस में रेडियली आउटवर्ड निकल रही होंगी। तो हम जानते हैं कि इस स्फीयर पे जो है वो जो इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो इसमें से क्रॉस हो रही होंगी, क्योंकि वो रेडियल ही हैं, तो वो यानी कि इसके हर पोर्शन पे, एरिया के हर पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो नॉर्मल होगी हर एरिया पे। यानी कि ये जो पूरा स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर, इसको अगर मैं बहुत छोटे छोटे एरिया के, सरफेस एरिया के छोटे छोटे सेक्शंस में तोड़ दूं, तो हर सेक्शन पे मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो जो है वो मतलब हर पॉइंट पे वो नॉर्मल होगी उस सरफेस एरिया की। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ये एक कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, एक यानी कि सर्किल के सेंटर से रेडियली जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब आउटवर्ड हो रही हैं, तो वो जो सरफेस पे जब पड़ेंगी तो वो हर पॉइंट पे वो नॉर्मल ही होंगी। ठीक है, इसमें हमने एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ इस तरह से की हुई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हर सेक्शन ऑफ एरिया पे जो है वो उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि हर एरिया के पार्ट पे, हर एरिया के सेक्शन पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म आ रही है। और वैसे भी पॉइंट चार्ज है, तो उसमें से जब वो रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, तो वो क्योंकि हमारे पास सेम रेडियस पे का ही स्फीयर है, यानी कि एक ही रेडियस का स्फीयर है, तो वो क्योंकि रेडियस सेम है हर पॉइंट पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको देखें, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो फिर पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फ्लक्स के फॉर्मूले के लिहाज से कि फ्लक्स जो है वो बराबर होता है ई डॉट डेल्टा ए के। अब क्योंकि फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और हम जानते हैं कि स्केलर जो है वो, स्केलर क्वांटिटीज़ जो है उनको अरिथमेटिकली अडेप्ट किया जा सकता है, उसमें डायरेक्शंस का इतना इशू नहीं होता। तो यहाँ पे अब जो है वो जो फ्लक्स होगा, जो इसमें जो टोटल फ्लक्स जो उस पॉइंट चार्ज से निकल रहा होगा वो किसके बराबर होगा कि अगर मैं जो मैंने एरिया के टुकड़े किए उन सारे टुकड़ों पर जो मेरे पास फ्लक्स आ रहा है उनको ऐड अप कर दूं, तो जो टोटल फ्लक्स उस पूरे स्फीयर में से निकल रहा होगा वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, समेशन किया है, यानी कि सब अरिथमेटिक सम किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि यूनिफॉर्म थी क्योंकि हर एरिया पे। ठीक है, और उसको मैंने जो है वो डेल्टा ए, यानी कि हर पोर्शन पे जो है वो हर एरिया के पोर्शन पे मैंने उसको मल्टीप्लाई करके उसका सम करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हर एरिया के पोर्शन पे मल्टीप्लाई करके उसका सम लेना, ये वो चीज़ इंडिकेट कर रहा है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एरिया पे यूनिफॉर्म थी, कांस्टेंट थी, तो वो समेशन से बाहर आ गई कि वो तो कॉमन ही है सारी टर्म्स में। और डेल्टा एरिया, यानी कि जो एरिया के जो मैंने डिफरेंट पोर्शंस बनाए हैं, जब मैं उन सबको ऐड अप करूँगा तो वो मेरे पास ऑब्वियसली इस इमेजिनरी स्फीयर के सरफेस एरिया के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये जो सारे एरिया के मैंने जो टुकड़े किए हैं, जब मैंने इसको दोबारा से सम में इसको करूँगा तो ये इस इमेजिनरी स्फीयर के सरफेस एरिया के बराबर आ जाएगा। और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो हम जानते हैं कि वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। आर जो है वो इसमें रेडियस है सेंटर से लेके उस पॉइंट का जहाँ पे ये सरफेस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो एरिया की जगह पे मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने वो जो उसका फॉर्मूला था ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसमें 4 पाई कैंसिल हो गया है, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे मेरे पास जो बच रहा है वो सिर्फ बच रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है फॉर्मूला आ गया है, वो किसके बराबर आया है, जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था उस पर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है क्यू, उसको डिवाइड कर दें एप्सिलॉन नॉट से, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो ये जो है मुझे वैल्यू दे देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब अगर मैं यूनिट चार्ज की बात करता हूँ, यानी कि 1 कूलम की बात करता हूँ, तो वो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट कर रहा है, 1/एप्सिलॉन नॉट, उसका जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो हमारे पास आ चुका है, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये इसका हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब हम आ जाते हैं गॉसेस लॉ पे। तो गॉसेस लॉ के लिए हम दोबारा से एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड जो है वो रेडियली निकल रही हैं, और उसको अब उसका फ्लक्स डिटरमिन करने के लिए कि इसमें से कितना और इसका टोटल फ्लक्स कितना जो है वो आउटवर्ड निकल रहा है, उसके लिए हमने एक चीज़ कहलाती है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो एक क्लोज्ड सरफेस होती है। ठीक है, वो एक क्लोज्ड सरफेस होती है, और ठीक है, वो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी एक, हाँ, यानी कि उस
उस पॉइंट चार्ज के अराउंड जो है वो हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस एज्यूम करते हैं। और ठीक है, अब इसमें जो है वो जो पॉइंट चार्ज है, अब अगर मैं इस सरफेस को डिफरेंट मतलब डिफरेंट टुकड़ों में तोड़ दूं, ठीक है, जो कि आर्बिट्रेरी साइज़ के हों, ठीक है, और आर्बिट्रेरी शेप के हों, तो इसका इस पॉइंट चार्ज से जितना टोटल फ्लक्स आउटवर्ड निकल रहा होगा वो इस सरफेस के हर पोर्शन पे जितना फ्लक्स है उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, इस सरफेस को मैंने जितने टुकड़ों में तोड़ा है, हर टुकड़े में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, अगर मैं उन सब को एडअप कर दूं तो वो मेरे पास आ जाएगा कि इस पॉइंट चार्ज, वो मुझे बता देगा कि इस पॉइंट चार्ज से टोटल कितना फ्लक्स आउटवर्ड निकल रहा है। तो अब इसमें अगर मैं किसी एक एरिया के सेक्शन पे अगर मैं देखूं तो एलिमेंट ऑफ एरिया पे, अगर एक एरिया के एक एलिमेंट पे या एक सेक्शन पे अगर मैं देखूं, तो मेरे पास जो फ्लक्स की वैल्यू सेक्शन पे आएगी वो ई डॉट डेल्टा ए के बराबर होगी, जहाँ पे डेल्टा ए ये एरिया है सिर्फ उस एलिमेंट का, जो एरिया को जो सिर्फ उस टुकड़े का। ठीक है, तो अगर मैं ओवर द एंटायर होल सरफेस को अगर मैं देखूं तो मैं जो है वो सारे एरिया के फ्लक्स का सम कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा समेशन ऑफ ई डॉट डेल्टा ए। ठीक है, और ये मैं पीछे निकाल चुका हूँ कि जो अब ऑब्वियसली क्योंकि इस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट चार्ज है, तो सिर्फ इसी में से ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट हो रही होंगी। तो जो अभी हमने ऊपर देखा कि पॉइंट चार्ज से जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स निकल रहा होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और इस सरफेस के अंदर क्योंकि एक ही पॉइंट चार्ज है, तो वो जो फ्लक्स इसमें से जनरेट हो रहा होगा, निकल रहा होगा, वो भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ही बराबर होगा। तो इस तरह से मेरे पास आया कि जो भी अगर मैं कोई भी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस जो है किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड जो है वो एज्यूम करता हूँ किसी भी शेप की, तो उसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो जो है वो बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और टोटल फ्लक्स जो है वो इस केस में क्या होगा कि जितने भी मैंने एरिया के एलिमेंट्स बनाए हैं उन सब में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास हो रही है उनको डॉट प्रोडक्ट लेके हर एलिमेंट के लिए मैं ये फ्लक्स निकाल के उन सबको जब मैं सम कर दूंगा तो वो टोटल मेरे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ठीक है, तो फिर यही चीज़ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हर एलिमेंट का जो फ्लक्स है वो सिंपल अरिथमेटिकली मैं ऐडअप कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा जो इस पॉइंट चार्ज का है या जो इस गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है। तो ये इक्वेशन 12.9 हमारे पास रिड्यूस होके आ जाती है। ठीक है, समेशन हो रहा है इसमें, ये जो आर है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एरिया के एलिमेंट्स, आर जो है वो 1 से लेके n नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो n तक है, और सब सारे एलिमेंट्स में से जो हमारे पास हैं वो जो फ्लक्स है उस वो मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, ये ऊपर जो है वो एक पॉइंट चार्ज के लिए था। अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट चार्जेस होंगे तो, और अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट चार्जेस होंगे इस मतलब जो सरफेस है, अगर उसमें मेरे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट चार्जेस यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, तो मैं उसको जो है वो एक ऐसी सरफेस एज्यूम करूँगा और उसको इस तरह के एरिया के टुकड़ों में तोड़ूँगा कि हर एरिया के टुकड़े पे मेरे पास जो है वो मतलब उसका किसी यानी कि एक पॉइंट चार्ज उस पर कवर हो रहा हो। ठीक है, तो हर पॉइंट चार्ज के लिए जो है वो जो उसका यानी कि जो मेरे पास इसको मतलब इस तरह से ले सकते हैं कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हैं तो हर पॉइंट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा अगर मैं उनको एडअप कर लूँ तो मेरे पास सारे चार्जेस की वजह से जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो मेरे पास आ जाएगा। तो इक्वेशन 12.9 जो है वो हमें ये बता रही है। ठीक है, तो इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन थी उसमें हमने क्या किया था कि हमने एक पॉइंट चार्ज का आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो उसका फॉर्मूला या उसका रिलेशन ड्राइव किया और वो हमारे पास आया फ्लक्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ई डॉट डेल्टा ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये मेरे पास एक चार्ज के लिए था, इसी से मैंने ड्राइव किया है क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसी से मैंने ड्राइव किया है कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे जो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे तो हर चार्ज की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है अगर मैं उन सबको सम कर दूं तो मेरे पास उन तमाम चार्जेस की वजह से जो क्यूमुलेटिव फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा वो निकालने का मेरे पास क्या है, वो उसका फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन 12.9 में दिया हुआ है। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन R1 से n तक और Q ऑफ R डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, तो यहीं से हमारे पास जो है वो फिर गॉसेस लॉ भी आ जाता है। गॉसेस लॉ यही कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है जो किसी भी इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सरफेस से, जिसको उसने गॉसियन सरफेस का नाम दिया था, उसमें से जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट हो रहा है या आउटवर्ड फ्लक्स पास हो रहा है, वो बराबर है उस सरफेस के अंदर मौजूद जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है उसके, वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इररिस्पेक्टिव इस बात के कि वो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, उस इमेजिनरी सरफेस जिसको हम गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इनक्लोज हुआ है, इससे कोई गर्ज नहीं कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज हुआ है, उसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो उस सरफेस में से कितना टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट हो रहा है, पास हो रहा है, उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो ये गॉसेस लॉ है, और हम जो है वो इसी की एप्लीकेशन देखेंगे। अब जब हम गॉसेस लॉ अप्लाई करने जाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक ऐसी सरफेस एज्यूम करें कि जिस पे जो कि जिसके नतीजे में जो मतलब चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हद तक सिमेट्रिकल हो जाए, इससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। ठीक है, इससे फ्लक्स कैलकुलेट करने में जब आसानी हो जाती है, तो अगर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है या हम ऐसी गॉसियन सरफेस एज्यूम करें कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन उस गॉसियन सरफेस की रिस्पेक्ट से सिमेट्रिकल हो जाए, तो ये जो है वो उसमें फिर गॉसेस लॉ जो है वो हमारे लिए आसानी पैदा कर देता है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए। ठीक है, इसको समझने के लिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहली एग्जांपल ये है कि एक यूनिफॉर्म एक स्फेरिकल सरफेस है किसी भी मेटल का, एक स्फेयर है किसी भी मेटल का जिसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो, या जिसकी सरफेस पे चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, एक मेटल स्फेयर है जैसा कि फिगर 12.8 में दिखाया हुआ है, एक मेटेलिक स्फेयर है जिसकी सरफेस पे चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। अब मुझे इस स्फेयर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो मुझे फाइंड आउट करना है एक पॉइंट पी पे जो उसकी सरफेस से कुछ फासले पर है। ठीक है, और कितने फासले पर है, अगर मैं उस मेटल के सेंटर से उसको देखूं तो वो आर डिस्टेंस पे वो पी पॉइंट जो है वो मौजूद है, जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब इस वैल्यू को मालूम करने का एक जो थोड़ा मुश्किल सा, कॉम्प्लेक्स सा और टीडियस सा तरीका है, वो तो ये है कि मैं कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करूं और उस मेटल की सरफेस पे जितने चार्जेस जो है वो मौजूद हैं, उनमें से हर एक चार्ज की जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूं पी पर, उसका मैग्नीट्यूड निकालूं, उसकी डायरेक्शन निकालूं। ये काम मैं हर चार्ज के लिए करूं जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और फिर वो जो जितनी भी मेरे पास फोर्सेस आएंगी, फिर मैं उसको वेक्टोरिकली जो है उसको उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लूँ। ठीक है, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके फिर उसको जो है मैं उसका जो है वो रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लूँ। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी और टीडियस प्रोसेस हो जाता है। अब इसमें जो है फिर हमारे पास आ जाती है गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। गॉसेस लॉ हमें बहुत ही आसान तरीके से बता देता है कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, और ना ही सिर्फ पॉइंट पी पर बल्कि इस आर डिस्टेंस पे अगर मैं पूरा एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम करूं तो उस पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बता देता है किसी भी पॉइंट पे जो है वो मेरे पास, क्योंकि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हर पॉइंट पे सेम होगी। ये जो स्फेयर है, हाइपोथेटिकल स्फेयर जो है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होगी। तो मैं पी पॉइंट पे भी अगर मुझे पता चल जाती है, तो इस स्फेयर पे कोई दूसरा पॉइंट भी होगा तो वहाँ पर भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो ये स्फेयर है, ठीक है, जिस पे चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं जिसकी सरफेस पे। अब मुझे इसकी सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है। तो इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस एज्यूम करता हूँ। अब ये एक स्फेयर है, तो इसी के कॉन्सेंट्रिक एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी में एक स्फेरिकल सरफेस जो है वो स्फेयर जो है वो एज्यूम कर रहा हूँ, जो कि पॉइंट पी से पास हो रहा है। ठीक है, ये मेरी गॉसियन सरफेस है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्योंकि चार्जेस जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं इस मेटेलिक स्फेयर पे, इसकी सरफेस पे, तो इसमें से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही होंगी वो ऑब्वियसली इस स्फेयर के हर पॉइंट पे जो है वो नॉर्मल ही होंगी।
ठीक है। तो एंगल जो है वो हर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की के वेक्टर के लिए एंगल जो है वो 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, या अगर मैं वेक्टर एरिया के रिस्पेक्ट से देखूँ तो वो 0 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो अब ये जो सरफेस है इसको मैंने बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है वैसे ही। ठीक है, और इसमें जो है वो इस तरह से मैंने इसको तोड़ा है कि हर एरिया के जो एलिमेंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है, वो सेम है। ठीक है, तो अब इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, तो जो इस गॉसियन सरफेस पे जो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा जो इसमें से पास हो रहा है वो फाई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ई डॉट डेल्टा ए आ जाएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया के तमाम एलिमेंट्स पे सेम है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगी समेशन से। और जब मैं इस तमाम एरिया एलिमेंट्स का मैं सम करूँगा तो वो ऑब्वियसली इस गॉसियन जो स्फीयर है उसके सरफेस एरिया के बराबर आ जाएगा, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर है। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे जो मेरे पास गॉसियन लॉ था उसमें मैं जब इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा फाई की, तो वहाँ से जब मैं इसको उनको इक्वेट करूँगा तो ई मल्टीप्लाई बाय जो एरिया ऑफ स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर, वो बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये फॉर्मूला आ जाएगा जो कि इक्वेशन 12.10 में दिखाया गया है। तो अब इस फॉर्मूले से अगर मैं इस फॉर्मूले को कंपेयर, अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक सरफेस थी जिसपे बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए थे, तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एट पॉइंट पी, जो कि उससे कुछ फासले पे है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ उसके साथ जो मैंने पॉइंट चार्ज के लिए जो हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो ये दोनों सेम ही आ रही हैं। तो ये अब यहाँ पे जो Q है वो बेसिकली जितने भी चार्जेस उस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं सबके अमाउंट ऑफ चार्ज का टोटल सम है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर मैं ये सारे चार्जेस को रिप्लेस कर दूं और एक पॉइंट चार्ज ले आऊं जिसका अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इन सब चार्जेस के अमाउंट ऑफ जो चार्ज है इन पे उसके सम के बराबर हो, तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पी पे वही होगी जो इस मेटेलिक स्फीयर की है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर है, यानी कि मैं इन सारे चार्जेस इस मेटेलिक स्फीयर पे जो जितने भी चार्जेस की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ एक ऐसे पॉइंट चार्ज से जो कि जिसका अमाउंट ऑफ चार्ज Q के बराबर हो, यानी कि इन सब के सम के बराबर हो। तो उस केस में भी मेरे पास पॉइंट P पे जो है वो वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी जो इस केस में आ रही है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट 2 है इसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम इसकी सरफेस पे तो नहीं देख सकते इसकी सरफेस से, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जो कि यानी कि बहुत ज़्यादा करीब हो इसकी सरफेस से, जो कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो वहाँ पे जो रेडियस है उसके सेंटर से वो a के बराबर है। ठीक है, और a तकरीबन बराबर है रेडियस ऑफ चार्ज स्फीयर के, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो उससे इन्फिनिटेसिमली क्लोज है, यानी कि बिल्कुल सरफेस से यानी कि माइनर सा नेग्लिजिबल सा ऊपर है। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो मैं r की जगह पे फिर a से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, जब मैं r को जो है वो a से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो अब क्योंकि मैं उस सरफेस की बात कर रहा हूँ जिस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ वो है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, या चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि अब मैं उस एरिया पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ जिस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के लिए जब मैं यानी कि जब मैं उसकी सरफेस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ वो है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कितने एरिया पे बिछाया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया जिस पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूँ तो वो ये आ जाएगी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, और ये वैल्यू उठा के जब मैं ऊपर वाले इस फॉर्मूले में रख दूँगा तो मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें फिर यही है कि 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरे केस में जो है वो अब जो पॉइंट P है वो उस स्फीयर की सरफेस के अंदर है। ठीक है, अब वो इस स्फीयर की सरफेस से अंदर हो गया है, जो r की वैल्यू है वो अब a से भी कम हो गई है, यानी कि उसके अपने रेडियस से भी कम हो गई है।
तो अब पॉइंट पी क्योंकि इंटरनल अंदर लाई करता है, तो अब उसके अंदर ये जो, अगर मैं उस पॉइंट पी पे अगर अब मैं कोई कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को एज अ गॉसियन सरफेस एज्यूम करता हूँ, तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज जो है वो इनक्लोज नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो है वो कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द स्फीयर होगी तो वो ज़ीरो होगी। ठीक है, क्योंकि कोई चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे। तो ये हमने गॉसियन सरफेस का जो है वो पहली एग्जांपल देख लिया, और उसमें हमने फिर उसके डिफरेंट केसेस भी देख लिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे से जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।